Hello everyone, this is CA Nitin Gupta, Faculty of Audit for CA Inter and CA Final। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी अगर आप CA फाइनल में हैं और मई 23 में आप ऑडिट का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। ऑडिट का पेपर जो कि आपके ग्रुप 1 में आता है और ग्रुप 1 में मैं कहूं तो 4 पेपर जो आपके हैं उनमें से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर, डिफिकल्ट का मतलब जो कहीं ना कहीं बच्चों के ग्रुप को रोक देता है, वो पेपर बेटा ऑडिट का ही होता है। मानो या ना मानो, सच्चाई को जानो। आई थिंक आप सारे के सारे बच्चे मेरी इस बात से एग्री जरूर करेंगे कि सीए फाइनल लेवल पे ग्रुप 1 के अंदर बच्चों को रोकने वाला पेपर जो होता है वो ऑडिट का ही होता है। कारण क्या है? कारण मैंने पहले भी कई बार आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, फिर भी छोटी सी बात अगर मैं बोलूं तो इस पेपर को शुरू से ही बच्चे उतना टाइम डिवोट नहीं करते। वो अपना मैक्सिमम टाइम लगाते हैं एफआर के ऊपर, टाइम लगाते हैं वो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रिपरेशन के ऊपर, लॉ पे भी एक टाइम डिवोट कर देते हैं। लेकिन जब बात ऑडिट की आती है तो बच्चा इस पेपर को शुरू से उतना टाइम डिवोट नहीं करता। दैट इज वाई जैसे जैसे एग्जाम का टाइम बच्चे पास आता है ना, इस पेपर का एक फियर बनना शुरू हो जाता है। और जब किसी भी पेपर का फियर बनता है तो कहीं ना कहीं उस पेपर की जो रिवीजन होनी चाहिए वो उतना इफेक्टिव निकल के नहीं आती। अब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हम जनवरी के मिड में आ चुके हैं और जनवरी आपका एंड होने के लिए जा रहा है। अगर रीअपियरिंग स्टूडेंट्स हैं आप तो उस केस में कहीं ना कहीं लगता है कि आपने पेपर ऑलरेडी तैयार कर रखा है। और अगर आप फ्रेशर हैं कि आप पहली बार इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं तो इतना मैं उम्मीद तो करूंगा कि अभी तक आपने कंप्लीट अपना ये पेपर पढ़ तो लिया होगा। बात करेंगे हम यहां पर इसके रिवीजन की। रिवीजन लगभग मैंने 100 घंटे के आसपास का प्लान किया है और 30 से 35 दिनों के आसपास आप लगभग दिन में अगर 3 घंटे का टाइम देते हैं तो 30 से 35 दिनों में आप इस पेपर का बहुत कंप्लीट, एक बहुत अच्छे तरीके से, एक इफेक्टिव मैनर में आप इस पेपर को रिवाइज कर सकते हो। और इसके रिवीजन में मैंने प्रेफरेंस उन चैप्टर्स को पहले दिया हुआ है जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांस ज्यादा होते हैं या जो ऑलमोस्ट हर एक अटेम्प्ट में एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स पर। चलिए ये प्लानर डिस्कस करने से पहले बस छोटी सी एक अजम्पशन जो मैंने ली है वो ये ले रहा हूं कि आप दिन में कम से कम 3 घंटा तो इस पेपर को आप देंगे। तो लगभग 100 घंटे के आसपास का आपका रिवीजन प्लान है, 30 से 35 दिनों का होगा। उम्मीद करते हुए कि हाँ, दिन में लगभग 3 घंटे के आसपास आप अपने इस पेपर को डिवोट जरूर करेंगे। दिन में कम से कम 3 घंटे आप इस पेपर पर जरूर लगाएंगे। हाँ सर, हम पक्का लगाएंगे। बस आप प्लानर बताइए बढ़िया साहब कि कैसे हम एक अच्छा प्लान डेवलप करके हम इस पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं, रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हम करके आ सकते हैं। बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर। ये चैप्टर हर बार आपका एग्जाम में आता है, हर बार। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनल का पेपर हो और इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन ना आए। ये तो आप भी एग्री करेंगे। और लगभग अगर बात करें तो जो रेंज होती है इसकी वो लगभग 14 से 18 नंबर के आसपास की होगी। यहां पे जो मैं एक्सपेक्टेड कवरेज देता हुआ चल रहा हूं ये आपके सब्जेक्टिव, डेस्क्रिप्टिव या केस स्टडी बेस्ड पूछे गए क्वेश्चन के ऊपर होगी। एमसीक्यू की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा, बिकॉज एमसीक्यू तो पता ही नहीं ना किस चैप्टर में से क्या आ रहा है बेसिकली, क्योंकि वो तो कभी हमको मिलता भी नहीं है देखने के लिए। वो तो जो बच्चा पेपर दे के आता है उसने जो बताया कि सर हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके बेस पर हम आइडिया लगाते हैं कि हाँ किस चैप्टर में बेसिकली एमसीक्यू एग्जामिनर अच्छा बना रहा है। अदरवाइज यहां पे जो मैं मार्क्स की कवरेज लेके चल रहा हूं वो सब्जेक्टिव वाले पार्ट के ऊपर होगी। तो प्रोफेशनल एथिक्स जो लगभग 14 नंबर के आसपास का कवर करता है, इसकी रिवीजन में आपको 5 दिन लगा देने हैं। 5 दिन। इसमें बेसिकली एक दिन तो आप जो सीए एक्ट होता है उसको पढ़ने में आप लगाइए, 2 दिन लगाइए आप फर्स्ट शेड्यूल के ऊपर और 2 दिन लगा दीजिए आप इसके सेकंड शेड्यूल के ऊपर। और इसमें जब आप रिवाइज करेंगे तो प्लीज बच्चे जो पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं या एमटीपी क्वेश्चन है, आरटीपी क्वेश्चन है, प्लीज किसी भी चैप्टर के अंदर आप उसके सारे पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन, एमटीपी, आरटीपी सब कुछ आपको कवर करते हुए चलना है। बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर क्वेश्चन रिपीट मोड पर पूछे जाते हैं और एमटीपी और आरटीपी भी आपने साथ में किया हुआ है, तो काफी ज्यादा चांस होते हैं कि उनमें से ही क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो बिलीव मी बेटा, जैसा मैं आपको यहां पे गाइडेंस दे रहा हूं इसको आप एक बार इंप्लीमेंट जरूर करना। सबसे पहले आप उठाइए प्रोफेशनल एथिक्स को, 5 दिन आराम से आप लगा लीजिए। और मैं 5 दिन के हिसाब से अगर देखूं तो लगभग मैं 15 घंटे के आसपास आपको इस चैप्टर पर डिवोट करने के लिए कह रहा हूं कि 12 से 15 घंटे के आसपास आप प्लीज इस चैप्टर पर लगाइए। हबड़ दबड़ में आपको रिवीजन नहीं करना। एक दिन आप बेसिक प्रोविजन पढ़ने में लगा दीजिए, रिवाइज करने में लगाइए,
और दो दो दिन आप फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल पर आप प्लीज यहां पर लगा दीजिए। इसके बाद कंपनी ऑडिट इंक्लूडिंग कारो, जब मैं कंपनी ऑडिट की बात करता हूं सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक, साथ में कारो 20 भी इसमें आप शामिल करिए। अप्रोक्सीमेट कवरेज अगर देखा जाए तो 5 नंबर के आसपास की होगी। इस 5 नंबर में भी उम्मीद ज्यादा क्या होगी कि कारो में पैरा नंबर 3 में जो आपकी टोटल 21 क्लॉज हैं, उन 21 में से किसी ना किसी क्लॉज के ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। तो एक दिन का तो कंप्लीट रिवीजन जो आप देंगे ना, वो पूरा केवल कारो पे ही देना। और उसमें सर इतना दिन, एक दिन लगाने की रिक्वायरमेंट है, बट अगर आप एक दिन लगा रहे हो तो इसका मतलब आप उसके सारे पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन, एमटीपी, आरटीपी, आप यहां पे सब कुछ कवर करेंगे। और बाकी जो 2 दिन हैं, वो 2 दिन आप कंपनी एक्ट की जो प्रोविजन है सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक, उसे कवर करने में आप लगाइए। मेरे अकॉर्डिंग यहां पर 3 दिन से ज्यादा डिवोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकेस अगर आपको लगता है कि 3 दिन से ज्यादा रिक्वायरमेंट बन रही है, तो हो सके तो अपना जो आपके आवर्स हैं जिनमें आप बेसिकली ऑडिट की स्टडी कर रहे हो, उसको 3 घंटे के बजाय ट्राई करिए शायद 4 घंटे तक आप इसको बढ़ाइए। और इनकेस अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैक्सिमम 3 घंटे ही हम अपने इस पेपर को दे सकते हैं, तो फिर एक काम कर सकते हो, आप 3 के बजाय 4 दिन कर सकते हो। देखो ये कुछ चीज हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैंने बना के दे दिया तो एग्जैक्टली आपको सेम मैनर में फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि पीई पर 5 दिन ना लग के मुझे 6 दिन लगाने चाहिए, आप 6 दिन आराम से लगा सकते हो। तो कोई बात नहीं, रिवीजन 5-7 दिन अगर एक्सटेंड होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये रिवीजन बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। इसमें आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए कि इस चीज को छोड़ देते हैं, पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस कवर नहीं करते, नहीं। अगर मैं 30 से 35 दिन या 30 से 40 दिन का एक प्लानर आपको बना के दे रहा हूं, तो ये चीजें प्लीज आप फॉलो कर लीजिए और अपने नंबर ऑफ डेज अकॉर्डिंगली आप थोड़े बहुत बढ़ा सकते हो। ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस, जहां पर हम बात करते हैं टैक्स ऑडिट की, तो इसके ऊपर एग्जाम में वैसे जो बच्चों ने फीडबैक दिया है एग्जाम के बाद, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और 3CD की जो क्लॉज होती हैं, उन क्लॉजेस के ऊपर, जो पार्ट बी वाली क्लॉज होती है बेसिकली, उसके ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। और 5 नंबर की मैं इसकी कवरेज देता हुआ चल रहा हूं, और 3 दिन आप यहां डिवोट कर दीजिए। सर 3 दिन ज्यादा नहीं है क्या? बेटा मैं पहले ही बोल रहा हूं कि अगर मैं नंबर ऑफ डेज अपने अकॉर्डिंग अगर ज्यादा दे रहा हूं, तो कहने का पर्पस यही है कि आपको एमटीपी, आरटीपी, पास अटेम्प्ट क्वेश्चन, सारी कवरेज आपको यहां पर करते हुए चलनी है। देयर आफ्टर ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये चैप्टर कभी मिस नहीं होगा, पीई कभी मिस नहीं होगा, कंपनी ऑडिट इंक्लूडिंग कारो ये कभी मिस नहीं होगा, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ ये कभी मिस नहीं होगा। हर एक अटेम्प्ट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट 5 नंबर के लिए, 4 से 5 नंबर के लिए आप मान के चलिए कि एग्जाम में पक्का 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 आएगा ही आएगा। और इसको आप यहां पर 2 दिन डिवोट कर दीजिए, 2 दिन। हबड़ दबड़ में, मैं फिर बोल रहा हूं, हबड़ दबड़ में रिवीजन मत देना। अगर पहले इस पेपर को टाइम नहीं दिया इतना ज्यादा, तो रिवीजन में बेटा प्लीज विनती है आप लोगों से कि इस पेपर को प्लीज टाइम दे दीजिए। अगर 100 घंटे के आसपास आप इसको रिवीजन में टाइम दे देते हो, बहुत अच्छा रिवीजन आप यहां पे करके आओगे, बिलीव मी। ऑडिट ऑफ सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर कोई खास बड़ा नहीं है। क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन होगा ना रिपीट मोड पे होगा, बिकॉज इस चैप्टर पे क्वेश्चन रिपीट मोड पर पूछे जाते हैं, चाहे वो केस स्टडी है या वो सब्जेक्टिव है। 5 नंबर के लिए और केवल 1 दिन आप लगा लीजिए। ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिग एंड फॉरेंसिक ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट, एग्जाम में हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और क्वेश्चन रिपीट मोड पर होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर क्वेश्चन रिपीट मोड पर आते हैं ना, तो पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, एमटीपी कवर करते हो, आरटीपी आप कवर करते हो, क्वेश्चन डेफिनेटली आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। 5 नंबर की एक अप्रोक्सीमेशन कवरेज है, और 2 दिन आप इसको यहां पर लगा लीजिए। बैंक ऑडिट, इस पर बच्चे की परफॉर्मेंस जनरली अगर मैं देखूं तो बिलो एवरेज, एवरेज या बिलो एवरेज। एनपीए वगैरह की बातें तो बेसिकली पता होती हैं, इंटरनल कंट्रोल की बातें बेसिकली पता होती हैं, लेकिन जब कुछ टर्म को वेरीफाई करने पर क्वेश्चन आ जाता है या कॉन्करेंट ऑडिट पे क्वेश्चन बन जाता है, कॉन्करेंट ऑडिट के जो स्कोप होता है या फॉरेक्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, वहां पर बच्चा आंसर अपना अच्छा अटेम्प्ट करके नहीं आता। और इतना तय है कि ये जो चैप्टर है बैंक ऑडिट, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पक्का 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 एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज इसको आपको जरा ध्यान से देखने की रिक्वायरमेंट है। 5 नंबर का है और 3 दिन मैं इसके रिवीजन में दे रहा हूं आपको, 3 दिन। मेरे अकॉर्डिंग इसका रिवीजन कम से कम 3 दिन का होना चाहिए। 1 दिन या 2 दिन में अगर आप कर लोगे
तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो केवल अपने मन को एक एश्योरेंस देने वाली बात है कि हाँ मेरा ऑडिट, बैंक ऑडिट का रिवीजन मेरा हो गया। लेकिन नहीं, 3 दिन लगाइए आराम से। और क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर भी रिपीट मोड पर पूछे जाते हैं। इवन जो एनपीए वाले क्वेश्चंस आपके होते हैं असेट क्लासिफिकेशन को लेकर, वहां पे तो केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो भी रिपीट मोड पर होते हैं। तो प्लीज चैप्टर को आप टाइम दीजिए और 3 दिन लगाइए आप इसके रिवीजन के अंदर। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इसमें जनरल इंश्योरेंस एज वेल एज लाइफ इंश्योरेंस दोनों कवर होते हैं। 5 नंबर का है। चैप्टर बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है। बैंक ऑडिट में कहता हूं कहीं ना कहीं हाँ टेक्निकल चैप्टर है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के ऑडिट बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। यहां पे तो कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने के चांस भी इतने ज्यादा नहीं होते। 2 दिन आराम से आप लगाइए और पास अटेम्प्ट क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी प्लीज कवर करिए। देखो बच्चे, मैं बार बार एक चीज को बोल रहा हूं कि पास अटेम्प्ट क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी आपको कवर करना है। अगर ये आप कवर कर लेते हो, बिलीव मी, एग्जाम में आप क्वेश्चन देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो पीछे पूछे जा चुके थे। रिपीट मोड पर आपको मेन टेस्ट के एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिलेगा। नो डाउट चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। अगर एलओडीआर को अवॉइड करें तो चैप्टर में कंटेंट कोई खास बचता नहीं है, लेकिन जब से सेबी एलओडीआर के रेगुलेशंस आए हैं, चैप्टर का जो कह सकते हो कि कवरेज है वो बड़ा है, इंपोर्टेंस भी बड़ी, और ऑलमोस्ट हर एक अटेम्प्ट में मुझे इस चैप्टर पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। हाँ, कभी कभी कोई एक आधा अटेम्प्ट मिस हो जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बस लंबे समय तक पूछा नहीं जाता। एक आधा अटेम्प्ट अगर मिस होता है तो उसको अगर मैं इग्नोर करूं तो चैप्टर ऑलमोस्ट हर एक अटेम्प्ट में आपको देखने को मिलता है। 2 दिन आप इसके रिवीजन में लगा दीजिए। मैनेजमेंट ऑपरेशनल एंड इंटरनल ऑडिट, ये चैप्टर तो बेटा आपका सीए इंटर लेवल का है, कुछ भी इसके अंदर कठिनाई नहीं है। सिंपल बताया गया कि मैनेजमेंट ऑडिट कैसे करनी है, ऑपरेशनल ऑडिट कैसे करनी है, इसकी रिपोर्टिंग का फॉर्मेट क्या होगा, इंटरनल ऑडिट का स्कोप की बात करी गई है, उसके फॉर्मेट की बात की गई है। क्वेश्चन अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, रिपीट मोड पर होते हैं। 5 नंबर का अप्रोक्सीमेशन कवरेज है, आ भी सकता है और नहीं भी आया तो 5 नंबर से ऊपर का डेफिनेटली नहीं होगा। और 2 दिन आप इसके रिवीजन में लगाइए। ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, एक आधा अटेम्प्ट में कभी कभी मिस हो जाता है, वरना यह भी आपका एक रेगुलर चैप्टर है। 5 नंबर की लगभग कवरेज होगी और 2 दिन आप प्लीज इसके रिवीजन में आप प्लान करिए। पीयर रिव्यू, सॉरी, ऑडिट ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, 5 नंबर की कवरेज होगी। 5 नंबर कोई फिक्स नहीं कि हर बार आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है कि क्वेश्चन ना भी लगे। ऊपर से अगर आप देखेंगे प्रेफरेंस, तो ऊपर से टॉप ऑर्डर पे जो चैप्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये हर बार एग्जाम में आपके आते ही आते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं ना, इसमें से कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो कभी आए कभी नहीं आए, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत लंबे समय तक एग्जाम में आते ही नहीं है। तो पीएसयू ऐसा है कि जो लगातार तो नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन अगर आता है तो 4 से 5 नंबर का होगा। 1 दिन आप इसके रिवीजन को दे दीजिए। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, 5 नंबर का है। अब तो न्यू सिलेबस में शायद सुनने को आ रहा है कि ये चैप्टर ही हट जाए, बट हमें तो मई 23 का पेपर देना है, उसमें तो सिलेबस में है, बिल्कुल आ सकता है। 2 दिन आप लगा लीजिए, 2 दिन। लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये 2 अलग अलग चैप्टर हैं। लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर पता नहीं कितने समय से इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, तो बेसिकली इस चैप्टर का काफी सारा कंटेंट इंटरनल कंट्रोल को लेकर, रिस्क असेसमेंट को लेकर एसए 315 में कवर हो जाता है। फिर भी कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे ऑडिट प्रोग्राम का एक टॉपिक होता है इसके अंदर, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल है। 2 दिन से ऊपर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैक्सिमम कवरेज 5 नंबर के लिए। ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन, अच्छा जो भाई मैंने प्रोग्रामिंग की बात की थी वो इस चैप्टर पे आता है। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में प्रोग्राम का टॉपिक नहीं है, ऑडिट प्रोग्राम का टॉपिक आपका यहां पर आएगा। ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन के अंदर इसमें इस चैप्टर का ऑलमोस्ट काफी सारा कंटेंट हमारा एसए 300 में ऑलरेडी कवर हो जाता है। रेयर टू रेयर केस में मैं कहता हूं कि आपका एग्जाम में इस चैप्टर पे क्वेश्चन बनेगा, और अगर लगता है तो 5 नंबर से ऊपर का नहीं होगा, और 1 दिन का आप इसके ऊपर रिवीजन प्लान दे सकते हो। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की मैं केवल कवरेज की बात कर रहा हूं, एमसीक्यू को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। और एजम्पशन है कि आप 1 दिन में कम से कम 3 घंटे अपने इस पेपर को आप जरूर देते होंगे। फॉर रिवीजन ऑफ एसएस, अब बात करते हैं सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की, बिकॉज अभी सर आपने चैप्टर तो कवर कर लिया इस जगह पर, बट आपने एसए की तो बात नहीं की। एसए में ऐसी गलती मत करना कि आप एक बार बैठ जाते हो और अपने 5-7 दिन को आप केवल स्टैंडर्ड्स पे देते हुए जा रहे हो ना। ऐसा करके एसए का कभी भी एक अच्छा रिवीजन हो ही नहीं सकता।
मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी जगह पर मैं पेपर दे रहा होता और मैं स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका हूं, मैं डेली बेस पर एक एसए लेता हुआ चलूंगा, यानी मैं चैप्टर भी पढ़ रहा होगा और डेली बेस पर एक एसए में लेता हुआ चलूंगा। अगर मैं कोई चैप्टर ऐसा पढ़ रहा हूं जो कि बहुत सिंपल है, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स की बात करूं, तो चैप्टर मुझे पता है बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, तो इस चैप्टर को पढ़ते हुए मैं कोई एक डिफिकल्ट एसए साथ में लगा लूंगा। टैक्स ऑडिट की बात करूंगा, लेकिन हाँ, टैक्स ऑडिट में कंसेप्ट अच्छे खासे होते हैं, टैक्स के प्रोविजंस होते हैं, तो मैं टैक्स ऑडिट पढ़ते हुए कोई सिंपल सा एसए इसके साथ में लगाऊंगा। जब मैं कंपनी ऑडिट की बात करूंगा, तो कंपनी ऑडिट में जब मैं सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 का रिवीजन कर रहा हूं, तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसके साथ में कोई टेक्निकल टाइप का जो एसए होगा, जो डिफिकल्ट होगा, वो साथ में लगाऊंगा। तो बात यह कि आपको चैप्टर और एसए साथ साथ लेते हुए चलने चाहिए। जब आप कोई ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हो जहां पर आपका कंफर्टेबल जोन है कि हाँ, ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, इसके रिवीजन में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसके साथ आप कोई एक डिफिकल्ट एसए लगा दो, जस्ट लाइक एसए 315 हुआ या एसए 402 हुआ, वो साथ में आप लगा लीजिए। और कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो डिफिकल्ट है, जैसे बैंक ऑडिट पढ़ रहा हूं, तो बैंक ऑडिट पढ़ते हुए मेरा माइंड काफी थक चुका होगा बैंक ऑडिट के अंदर, तो अब मैं स्टैंडर्ड पर टाइम देने का मूड में नहीं हूं, लेकिन स्टैंडर्ड आपको डेली बेस पर पढ़ना है, डेली बेसिस पर आपको स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, तो साथ में एसए 299 लगा लीजिए, ज्वाइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसे इस तरह से आपको चैप्टर और एसए का तालमेल बिठाना है। एसए आपको ये नहीं कि 3 घंटे लगातार एसए पढ़ लिया, अगले दिन भी आप एसए पढ़ रहे हो, उसके नेक्स्ट डे भी आप एसए पढ़ रहे हो ना, ऐसा मत, बिल्कुल भी आप मत करना। ऐसा करोगे अपना पूरा रिवीजन आप बिगाड़ लेंगे, बिलीव मी। तो आप चैप्टर पढ़िए और डेली बेसिस पर स्टैंडर्ड्स को आप साथ साथ आगे लेते हुए चलिए। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि अगर मैं 3 से 3.5 घंटे के आसपास पढ़ रहा हूं, तो लगभग 2.5 घंटे के आसपास मैं चैप्टर वाले पार्ट पर रहूंगा और बाद में आधा या 1 घंटा मैं एसए के रिवीजन को दे दूंगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, बहुत सही बात बोली आपने। तो फॉर रिवीजन ऑफ एसए स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू रिवाइज 1 एसए ऑन डेली बेसिस। सिलेक्शन ऑफ एसए फॉर रिवीजन डिपेंड्स अपॉन योर ओन प्रेफरेंस, कि आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। आफ्टर योर रिवीजन ऑफ एनी एसए यू मे रिवाइज एसए इन 5 to 10 मिनट थ्रू माय वीडियोस। अगर आपने कोई ऐसे रिवाइज कर लिया कि ठीक है, ये मेरा ऐसे रिवीजन हो गया, अब उस ऐसे को बहुत फास्ट मैनर में आपको रिवाइज करना है, तो बेसिकली मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, मैंने स्टैंडर्ड को 5 से 10 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट होगा, कोई ऐसे 10 मिनट से ऊपर जा ही नहीं रहा होगा, तो 5 से 10 मिनट के अंदर मैंने कंप्लीट एसए को रिवाइज किया हुआ होगा। लेकिन ध्यान रहे, YouTube के लिए आप किसी, ये नहीं कि मेरी वीडियो को आप प्रेफरेंस दीजिए, जिससे भी आपने क्लास ली है उसकी, हो सकता है आपने मुझसे क्लास नहीं ली है, किसी और से क्लास ली है, तो ठीक है, आप उसकी वीडियो को प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन YouTube का जो वीडियो है, जो YouTube के जरिए आप रिवाइज करते हो, वो कभी भी आपकी खुद की रिवीजन का सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। बच्चा यहां पर बहुत बड़ी गलती करता है। देखो, मेरा ऐसा मानना है बच्चे कि आपने खुद पढ़ाई करी है ना, तो रिवीजन आप एक बार सेल्फ करिए। अगर आप पहला रिवीजन जो आप कर रहे हो, वो अगर किसी टीचर की वीडियो को देखते हो आप रिवाइज कर रहे हो ना, वो रिवीजन कभी भी इफेक्टिव हो ही नहीं सकता। पहली बार आप खुद रिवाइज करिए। हाँ, और एक बार जब आपका रिवीजन हो गया, तो जैसे आपने कोई चैप्टर या एसए रिवाइज करा और उस चैप्टर या एसए पर जिससे भी आपने क्लास ली है, मुझसे क्लास ली या किसी और से क्लास ली, उस टीचर ने कोई वीडियो बना रखी है, तो ठीक है, फिर उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हो। लेकिन पहला प्रेफरेंस हमेशा 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 आपके रिवीजन का होना चाहिए। अगर आप किसी टीचर की क्लास को देखते हुए रिवाइज करते हो और उसको देखने के बाद आपने कंक्लूड कर लिया कि मेरा रिवीजन हो गया, नहीं बच्चे, ये अच्छा रिवीजन कभी नहीं होगा। पहले खुद का एक बार रिवीजन करिए, उसके बाद फिर आप किसी भी फैकल्टी की यूट्यूब वीडियो को बच्चे प्लीज आप रेफर करिए। तो इसके लिए मैंने काम किया हुआ एसएस के ऊपर, बिकॉज मुझे पता है बच्चा स्टैंडर्ड के अंदर इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, तो 5 से 10 मिनट के अंदर कोई भी एसए को मैंने रिवाइज किया हुआ है। तो आप इसी चैनल पे, आप अगर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि एसए 5 मिनट रिवीजन, आपको वहां पर बहुत सारे एसएस देखने को मिलेंगे जो मैंने 5 से 10 मिनट में रिवाइज किया हुआ है। On my YouTube channel, The Audit Files by CA Nitin Gupta sir, I have uploaded quick revision of essays in 5 to 10 minutes. Revision through YouTube is not substitution of your own revision. ये मैं पहले बोल रहा हूं, ये आपके रिवीजन का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, it should be in addition. Cover all past attempt questions including MTP, RTP in your revision.
क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज आर रिपीटेडली आस्क्ड इन मैनी चैप्टर्स। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स की आप बात कर लीजिए, टैक्स ऑडिट की बात कर लीजिए, कारों की आप बात कर लीजिए, क्वेश्चन रिपीट मोड पर, केस स्टडी वाले क्वेश्चन बच्चे रिपीट मोड पर आते हैं, नंबर बहुत अच्छे आते हैं, बस नंबर को लेके आने वाला चाहिए। कैसा प्लान मिल जाना कि हाँ ठीक है ये चीज फॉलो करूंगा, एक अच्छा रिवीजन होगा, बिल्कुल होगा, और बहुत अच्छे नंबर से इस पेपर में आप स्कोर करके आ सकते हो। केवल ये 100 घंटे का टाइम इस पेपर को आप डिवोट करिए बहुत अच्छे रिवीजन के साथ। तो मैं फिर से बेटा आपसे विनती कर रहा हूं कि रिवीजन कभी भी हबड़ दबड़ में मत करिएगा। रिवीजन करो तो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। केवल YouTube के माध्यम से ही रिवाइज कर पाना काफी नहीं होगा। अपना खुद का रिवीजन करिए और अपना रिवीजन करने के बाद आप सेकंड चॉइस में लेके आइए कि आप किसी भी फैकल्टी की वीडियो को आप रिकमेंड करिए। You may join my Telegram channel, The Audit Files by CA नितिन गुप्ता सर, to download summary chart of various chapter। जैसे PE के ऊपर, कंपनी ऑडिट के ऊपर, कारों के ऊपर, टैक्स ऑडिट के ऊपर कुछ समरी चार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं। समरी चार्ट्स आपके हैं तो आप अपने प्रीफर करिए, किसी और से क्लास ली है उसके है तो उसके प्रीफर करिए, बट इनकेस नहीं है और या आपने मुझसे क्लास ली है तो ऑब्वियसली बात है आप मेरे प्रीफर करिए। समरी चार्ट भी कहीं ना कहीं बच्चा शुरू से ही समरी चार्ट के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी ज्यादा दिखाता है नहीं। समरी चार्ट केवल किस पर्पस के लिए कि एग्जाम में लास्ट टाइम पे जो रिवीजन करना होता है, एक दिन का जो आपको टाइम मिलता है, वो केवल उस टाइम पे आपको रेफर करना चाहिए। अदरवाइज जो अपना रिवीजन करेंगे, रिवीजन कभी भी समरी चार्ट के माध्यम से नहीं करना चाहिए। समरी से ही रिवाइज करोगे ना, समरी ही दिमाग में रिटेन करोगे, समरी ही लिख के आओगे और नंबर भी बेटा फिर समरी वाले आते हैं। तो कई बार बच्चा क्लास तो पूरी देखता है फुल फ्लैश, लेकिन जब रिवीजन का टाइम आता है तो पहला रिवीजन वो समरी से उठाता है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। रिवीजन कभी भी आपका समरी के बेस पर नहीं होना चाहिए। रिवाइज करने के बाद अगर हो सके अपनी खुद की समरी आप डेवलप करिए, या अपनी खुद की समरी आप डेवलप नहीं करना चाहते, रिवाइज आपने कर लिया तो जिस भी टीचर से क्लास ली है, मुझसे क्लास ली है, उसकी समरी को आप रेफर कर सकते हो। और अगर आपको ऑडिट की प्रिपरेशन में फाइनल लेवल पे किसी भी तरीके का कोई भी डायरेक्शन, कोई भी गाइडेंस, कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो ये मेरे नंबर है। इन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके बेहिचक, चाहे आपने मुझसे क्लास ली या नहीं ली है, अपने डाउट हैं, अपनी क्वेरी है, अपनी प्रॉब्लम है, आप बच्चे प्लीज मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ऑडिट के किसी भी पॉइंट पर, पीई के ऊपर, टैक्स ऑडिट के ऊपर, टैक्स ऑडिट में कोई क्लॉज क्लियर नहीं है या फिर कोई अमेंडमेंट आपको क्लियर नहीं है कि अमेंडमेंट क्या है क्या नहीं है, तो कहीं पर भी आपको लगता है कि दुविधा में फंस गए, निकलना है यहां से, तो बस इसी नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना है या कॉल कर लेना है। मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर दूर करूंगा। इट इज माय कमिटमेंट। तो ये मेरी ओर से कमिटमेंट है और एक कमिटमेंट आप लोगों की ओर से चाहिए कि मई 23 में मुझे हर हाल में इस पेपर के अंदर एग्जम्पशन स्कोर करके आनी है। बस एग्जम्पशन से सर काम चलेगा, हाँ एग्जम्पशन में उससे ऊपर नंबर हो, बट किसी भी कीमत पर मुझे इस पेपर के अंदर एग्जम्पशन मार्क्स से कम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और उसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा मैं दिलो जान से करूंगा। और कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो नितिन सर हमारे साथ खड़े हुए हैं। यही चीज बच्चे आपको अपने माइंड में रखनी है। तो ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको इसका एक पीडीएफ डाउनलोड करना है इस प्लानर का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो वहां पे आपको लेके चला जाएगा और वहां से अकॉर्डिंगली आप इस प्लानर को आप डाउनलोड कर सकते हो। नंबर ऑफ डेज को अपने ऊपर थोड़ा बहुत आप आगे पीछे कर सकते हो। ये तो मैंने बस अपनी ओर से डायरेक्शन आपको दी है, जस्ट लाइक गाइडेंस नोट। गाइडेंस नोट आर रिकमेंडेटरी इन नेचर, मैंडेटरी नेचर के नहीं होते। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।